तो देखिए अभी हम आपको बायोलॉजी में ले चलते हैं। बायोलॉजी का लेक्चर जो चला सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। देखिए इसमें क्या बाकी है, अभी हम मियोसिस 2 शुरू किए थे, उसमें है पहला प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 2 में क्या क्या होता है थोड़ा उसमें देखते हैं, बस कौन चीज में क्या होता है बस यही याद रखना। देखिए लिखा मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड। कहने का मतलब मियोसिस 2 का शुरुआत कहां से होता है, साइटोकाइनेसिस के जस्ट बाद। कल पढ़ाया था ना मियोसिस 1, उसमें पढ़ाए थे प्रोफेज 1 एनाफेज 1 मेटाफेज 1 टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 के बाद क्या पढ़ाए थे, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस जस्ट बाद शुरू क्या होता है, मियोसिस 2। अब आगे देखो, इन कंट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल्स ए नॉर्मल माइटोसिस। कह रहा है इससे पहले हम मियोसिस 1 देखे थे, क्या देखे थे, कंट्रास्ट मतलब उसके अगर मियोसिस 1 से कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो ये जो मियोसिस 2 है ना, ये पूरा किसके जैसा मिलता है, माइटोसिस की तरह। किसके तरह, माइटोसिस। देखो माइटोसिस में तुम जैसा पढ़ा हुआ है G1 फेज, S फेज, G2 फेज और प्लस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो जैसा माइटोसिस में पढ़े हो ना वैसा ही माइटोसिस की तरह क्या मिलता है, मियोसिस 2। जैसा माइटोसिस है वैसा ही मियोसिस 2। आगे देखो, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2। करा प्रोफेज 2 जैसे ही समाप्त होता है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है क्या होता है, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूक्लियस के चारों जो डबल मेम्ब्रेन होता है ना, वो प्रोफेज 2 के अंदर में क्या होता है, डिसअपीयर मतलब गायब हो जाता है। द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। क्रोमोसोम फिर से क्या होता है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब एक जगह आ गया है, ठीक है। तो यही है कहानी तुमको प्रोफेज 2। उसके बाद शुरू होता है मेटाफेज 2। क्या होता है, देखो एट दिस स्टेज क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर कम्युनिटी। देखो ये आसान भाषा है, सिंपल भाषा, बहुत बारी बता चुके। कह रहा मेटाफेज 2 में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम है सब इक्वेटर पे आ जाते हैं। इक्वेटर समझाया ना, बीच में, तो ये जो पॉइंट होता है इसी को इक्वेटर कहते हैं। सारे क्रोमोसोम क्या आ जाता है, बीच में इक्वेटर पे आ जाते हैं। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ना, वो क्या करता है, स्पिंडल से जुड़ जाता है। स्पिंडल समझते हैं, स्पिंडल फाइबर जो ऊपर से, एक ऊपर वाला पोल से स्पिंडल फाइबर खींचता है, एक नीचे वाले पोल से खींचता है। किससे जुड़ा रहता है, क्रोमोसोम का जो बीच वाला पार्ट होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स का, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर्स। किसको बोलते हैं, उसी से जुड़ा होता है। तो यही कहानी है मेटाफेज 2 में। अब मेटाफेज 2 के बाद आता है एनाफेज 2। देखो जैसा वहां माइटोसिस में होता था ना वैसा यहाँ हो रहा है। माइटोसिस में तुम प्रोफेज में जो पढ़ा था वही प्रोफेज 2 है। माइटोसिस में तुम जो मेटाफेज पढ़ा था वही मेटाफेज 2 है। समझ में आ रहा है, सब सिमिलर है। एनाफेज 2 वहां पे जो एनाफेज देखा था वही एनाफेज 2। देखो it begins with the simultaneous splitting of centromeres of each chromosome allowing them to move towards the opposite। देखो सेम वैसा ही पढ़े हुए माइटोसिस में। कह रहा है इस प्रोफेज 2 में क्या होता है, एनाफेज 2 में क्या होता है, जो एक साथ सेंट्रोमियर जो होता है क्रोमोसोम का बीच वाला पार्ट स्प्लिट करता है। स्प्लिट करता मतलब टूटता है। क्या होता है, टूटता है। और कहाँ चला जाता है, अपोजिट पोल, कुछ ऊपर चला जाता है, कुछ पार्ट नीचे चला जाता है। समझ आ रहा, दोनों पोल की तरफ। आगे देखो, और जो काइनेटोकोर्स से जुड़ा होता है वो कुछ ऊपर चला जाता है, कुछ नीचे। यही होता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 के बाद होता है टेलोफेज 2। क्या होता है, देखो मियोसिस एंड्स विद टेलोफेज 2। करा मियोसिस का समाप्त कहां से हो जाता है, टेलोफेज 2। मियोसिस पूरी तरह समाप्त हो जाता है कहां पे, टेलोफेज 2। इन व्हिच टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, दो अलग-अलग तरह का क्रोमोसोम है और उसके चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है। समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद क्या होता है, दो अलग-अलग तरह का सेल है, दो तरह का सेल बन गया लास्ट में। दोनों तरफ के चारों तरफ सेल के साथ क्या, न्यूक्लियर डेवलप, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन। और उसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। क्या होगा, एक सेल में अगर साइटोकाइनेसिस करवाएंगे तो दो तरह का सेल बनेगा। और दो ठो सेल है तो कितना तरह का सेल बनेगा, चार। कितना बनेगा, देखो 4 तरह का सेल बना। इसी को कहते हैं टेट्राड ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, तो टेट्राड मतलब हुआ 4 तरह का सेल बना। इसी को कहते हैं 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। तुमको पता है ना मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम आधा हो जाता है, आधा होकर उसी को कहते हैं हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। डॉटर सेल बना उसमें क्रोमोसोम 2n नहीं रहेगा, उसमें n रहेगा। क्या रहेगा, n। जैसे 2n = 46 होता है हमारे बॉडी में, तो इसका आधा कर दो 10 इसका कितना होता है, यही हैप्लॉइड होता है, आधा वाला। आगे देखो, ये मियोसिस अब समाप्त हो गया। मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या पूछेगा परीक्षा में, राइट टू सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के 2, 3, 4 कुछ उसे महत्व क्या होता है, इंपोर्टेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस मतलब मियोसिस का क्या फायदा हुआ। तो ये 2 पॉइंट है, ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट तुमको याद रखना। पहला है meiosis is the mechanism by which conservation of a specific chromosome number of each species achieved across generation in sexually reproducing organism results in reproduction of chromosome results in reduction of chromosome number by half। कह रहा पहले बात meiosis कहाँ होता है, तुम पढ़ा होगा 10वीं क्लास में एक जनन चैप्टर पढ़ा था। जनन में पढ़ा होगा एक क्या बनता है, शुक्राणु, एक बनता है अंडाणु, स्पर्म, एक ओवम। देखो बनता कैसे, देखो एक है मेल, क्या है, और दूसरा कौन होता है, फीमेल, नर और मादा। ये मेल में कितना क्रोमोसोम है, 2n = 46। फीमेल में भी कितना है, 2n =
ये समझा देते हैं अभी। देखो दोनों जब एक दूसरे से मिलता है तो मिलने से पहले क्या होता है, इस मेल में पहले हम करवाते हैं मियोसिस। क्या करवाते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन कब होगा, जब सेक्स सेल मौजूद होगा। सेक्स सेल है नहीं तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा। इस मेल में मियोसिस करवाएंगे, मेल में मियोसिस करवाएंगे ना। मेल में जब ये मियोसिस होता है तो मेल गैमेट्स बनता है। क्या बनता है, क्या बनता है जी, मेल गैमेट्स। ऐसी मेल गैमेट्स को बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं, और इसमें मियोसिस करवाए तो मियोसिस मतलब क्या होगा, क्रोमोसोम आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 12 का आधा क्या होगा, यहाँ स्पर्म में कितना क्रोमोसोम, यहाँ भी फीमेल में भी ऐसे ही होता है। पहले क्या करवाते हैं, मियोसिस। क्या करवाते हैं, मियोसिस करवाने के बाद ओवम बनता है। ओवम को ही अंडा बोलते हैं, अंडा जो भी है। इसमें फिर 46 था तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आधा n=23। अब ये दोनों आपस में मिला, फ्यूज किया तो फर्टिलाइजेशन हो गया। समझ में आ रहा ना। तो दिखाने का मतलब ये रिप्रोडक्शन जहाँ भी होगा, देखो क्या लिखा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उसके अंदर ये मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद मेल गैमेट्स इधर फीमेल गैमेट्स बना और क्रोमोसोम क्या हुआ, आधा हो जाता है। तो देखो लास्ट में लिखा है रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। क्रोमोसोम नंबर घट के कितना हो जाता है, आधा। रिडक्शन मतलब घटना, कितना हो जाता है, आधा हो जाएगा, हो गया ना आधा। तो यही है जहाँ किसके अंदर ये होता है मियोसिस, सभी सजीव के वस्तु जो रिप्रोडक्शन करता है, जितना भी पेड़ पौधा है, जितना भी जानवर है, जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स मतलब हम लोग, सब के अंदर ये मियोसिस होता है रिप्रोडक्शन के दौरान। समझ में आ रहा। तो पहला इंपोर्टेंस मियोसिस का ये है। दूसरा देखो क्या है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी अमॉन्ग पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मियोसिस क्या करता है, वेरिएबिलिटी को बढ़ाता है। समझ में आ रहा। ये 2 पॉइंट तुमको याद कर लेना है। आप देखो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर, ये भी तुम्हारा सब। इससे पहले बायोलॉजी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ाए थे, है ना। फिर उसके बाद दूसरा ये चैप्टर भी खत्म हो गया आपको आज, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें बायोलॉजी में बस आपको करना क्या है, जितना भी हम नोट्स कॉपी में आपको पढ़ाएं एक लाइन, वो पूरा 10 बार 20 बार पढ़ जाइए। एनसीईआरटी का बुक पढ़ जाए, दुनिया में कहीं से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर का। अभी तक 2 चैप्टर जो पढ़ा है, नोट्स कॉपी प्लस एनसीईआरटी बुक, बायोलॉजी में इतना काफी है। इसी को 500 बार चाट जाओ, एक भी क्वेश्चन ना तो लिखने वाला नहीं ऑब्जेक्टिव, चाहे कंपटीशन का हो या बोर्ड का, कोई भी एग्जाम हो, कहीं से भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बायोलॉजी का, बशर्ते कॉपी का और किताब का दोनों बार। क्योंकि किताब में सब जितना लिखा हुआ सब कॉपी में है, तो एक बार कॉपी पढ़ लो तो किताब 2 मिनट में खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी। इन्हें कि इसमें कुछ नया मिलेगा, सब कुछ वही है जो यहाँ पर आ रहा है। कॉपी में लिखा दिया ना, मतलब एनसीईआरटी भी एक तरह से खत्म है। तो कॉपी पढ़ के दोबारा एनसीईआरटी पढ़ो, रिवीजन हो जाएगा। डायग्राम वग्राम देखते रहो, बायोलॉजी में कौन डायग्राम भी पूछता है बनाने के लिए, नीट के एग्जाम में पूछता है, तो वो जो सभी तरह का क्वेश्चन तुमको बन जाएगा, और ठीक करने वाला लिखने वाला, बशर्ते ये दोनों 3-4 बार 5 बार एक बार पढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा ना। तो आपका ये चैप्टर खत्म। अब हम आपको अगले क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में बायोलॉजी में एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, और ये आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 है। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 में ये दिया हुआ है, इस चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। क्या नाम है जी, ये चैप्टर का नाम